तो ये मानकर के बेटा आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, मैं जल्दी से इसे सॉल्व कर देता हूं। यहां पर हमें सबसे पहले देखो ये साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है आपको। तो साइक्लोहेक्सेनॉल आपको बनाना है, किस तरह से बनाएंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल बनाने के लिए बेटा बैक साइड से स्टार्ट करो। हमेशा जो कंपाउंड बनाना रहे ना तो बैक साइड से स्टार्ट किया करो। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेनॉल बनाओ और उस साइक्लोहेक्सेनॉल पर हेक्स का मतलब 6 कार्बन बेटा, और साइक्लो का मतलब रिंग होगी। साइक्लोहेक्सेनॉल मैंने बना लिया, ऑल का मतलब OH, और इस पर 1 मिथाइल लगा है तो यहां पर आप एक मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। बहुत आसान है। इसके बाद क्या करना है सर? इसके बाद बेटा ये जो कार्बन है जिससे OH जुड़ा हुआ है, इसके एडजेसेंट कार्बन को देखते हैं हम लोग। तो देखो इस कार्बन के एडजेसेंट एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। कहां से हटाओगे? जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो ये दोनों सिमेट्रिकल हैं और यहां पर दो दो हाइड्रोजन हैं दोनों तरफ। तो बेटा यहां से हाइड्रोजन और यहां से OH हटाकर इन दोनों के बीच में आप डबल बॉन्ड दे दोगे और ये प्रोडक्ट बना लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स बनाने आने चाहिए। डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट्स भी पूछ सकता है, मैकेनिज्म भी पूछ सकता है। बहुत 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 जरूरी ये रिएक्शन है बेटा आपके लिए, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगी डिहाइड्रेशन। आगे बढ़ाते कहानी को, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए बेटा हमें एक अभी लाइट चली गई थी जिस वजह से थोड़ा सा ब्लिपिंग हुई, दोबारा आती है ना तो वो बंद हो जाता है बोर्ड। उसमें इन्वर्टर से जैसे चलता है तो वो बोर्ड बंद हो जाता है, लेकिन विद द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, जिसकी वजह से हमारी पीडीएफ यहीं रुक गई है। तो हम दोबारा से इंपोर्ट कर लेते हैं बेटा इसको। डिहाइड्रेशन की कहानी चल रही है और डिहाइड्रेशन में हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे प्रोडक्ट्स बनाने। जिस कार्बन पर OH लगा है वहां से OH हटाओगे और उसके बराबर वाले कार्बन से बेटा क्या हटाओगे? आप हाइड्रोजन हटाओगे। ये सारी बातें हम लोगों ने कर रखी हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, तो जल्दी से पहुंचा लेते हैं अपनी कहानी को। ये HBO रिएक्शन थी, कल डिस्कस की हमने। कार्बोक्सिलिक एसिड्स का रिडक्शन करके अल्कोहल्स बनाए, और प्रिपरेशन फिनॉल्स का क्यूमीन से। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे साथ में, डोंट वरी। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करी, एसिटाइलेशन, H लुकास टेस्ट, डिहाइड्रेशन। तो ये चल रहा था बेटा, हमने ये प्रोडक्ट बनाया। अब आगे बढ़ाते हैं, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जो लोग भटक गए हैं कि सर आप कहाँ पहुंच गए हो, हमें याद नहीं आ रहा है, तो बेटा मैं उन्हें बता दूं कि हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की, और उसी में प्रॉपर्टी में उसी सिलसिले में बेटा हमारे पास अगली प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। तो अगर आप प्राइमरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर दिया बेटा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये अपने पास है 1 डिग्री का अल्कोहल RCH2OH, इसका हमने हल्का वाला ऑक्सीडेशन किया, माइल्ड ऑक्सीडेशन किया, हल्का पतला ऑक्सीडेशन किया। तो बेटा हल्का पतला ऑक्सीडेशन, माइल्ड ऑक्सीडेशन अगर आप करोगे, जो कि CrO3 से कराया जा सकता है या फिर PCC से कराया जा सकता है, पाइरिडिनियम क्रोमाइल क्रोमेट। ठीक है, फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है, PCC याद रखना। तो CrO3 एनहाइड्रस अगर मीडियम में ले रखी है या PCC ले रखा है तो वो माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएगा, और उस ऑक्सीडेशन से अल्कोहल सिर्फ किस में कन्वर्ट होकर रह जाएगा बेटा? एल्डिहाइड में, आगे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर इसी अल्कोहल का आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करा देते, जैसे एसिडिफाइड KMnO4 से, जैसे CrO3 विद H2SO4, जोन्स रिएजेंट कहते हैं इसको, मतलब एनहाइड्रस मीडियम में तो ये माइल्ड ऑक्सीडेशन कराएगा और H2SO4 के साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, और बेटा उससे फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आसान है।
इसके अलावा अगर हम अल्कोहल्स को बेटा हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करें, प्राइमरी अल्कोहल्स को हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करें, तब भी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, उसके हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं एंड इट कन्वर्ट्स इनटू एल्डिहाइड। तो हमने क्या सीखा सर, बॉटम लाइन तो बता दो, बॉटम लाइन हमने क्या सीखी? तो बेटा बॉटम लाइन आपने ये सीखी कि अगर 1 डिग्री का अल्कोहल है, 1 डिग्री का अल्कोहल है, तो उसके माइल्ड ऑक्सीडेशन से, उसके माइल्ड ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड्स बनते हैं, उस 1 डिग्री के अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, कार्ब ऑक्सैलिक एसिड बनते हैं। और बेटा 1 डिग्री अल्कोहल्स को अगर हीटेड कॉपर के ऊपर से पास किया जाए तो एल्डिहाइड बनता है। ये 3 बॉटम लाइन आपने सीखी बेटा किसी भी प्राइमरी अल्कोहल के बारे में। आगे बढ़ाइए सर, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 2 डिग्री की कहानी रह गई इसमें, तो इसको क्लियर कर देता हूं जरा आपको। तो बेटा 2 डिग्री के लिए आपसे बात करें तो 2 डिग्री अगर हमारे पास अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल को बेटा आपने अगर ऑक्सीडाइज किया तो वो कीटोन बनाएगा। अब यहां ये लफड़ा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है कि हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं। यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जो कीटोन्स होते हैं वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते, वो वहीं रुक जाएगी कहानी। वेदर आपने स्ट्रॉन्ग लिया है या वीक लिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पास एक 2 डिग्री का अल्कोहल है और आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो, चाहे स्ट्रॉन्ग ले लो चाहे वीक ले लो, तो बेटा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये कीटोन बन जाएगी। एक हाइड्रोजन इस कार्बन से हट जाएगा, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से हट जाएगा। हाइड्रोजन का हटना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जब हाइड्रोजन हट जाएगी बेटा ऑक्सीडेशन होगा, तो इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हम क्या दे देंगे? डबल बॉन्ड दे देंगे। आसान है। तो ये 2 डिग्री के लिए। अच्छा 2 डिग्री अल्कोहल को बेटा आप हीटेड कॉपर के ऊपर से पास करोगे तो भी सेम काम होगा, कीटोन्स बनेंगे। कॉपर के ऊपर से पास करोगे 2 डिग्री अल्कोहल के वेपर्स को तो भी बेटा कीटोन्स बनेंगे। तो 1 डिग्री से एल्डिहाइड्स बनते हैं, 2 डिग्री से कीटोन्स बनते हैं। अगले चैप्टर में ये रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन्स के प्रिपरेशन में यूज करूंगा। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देखें क्या दे रखा है। तो एसिडिफाइड अगर हमने लिया तो भी कीटोन, और आपका आपने वीक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया तभी भी आपका कीटोन बनेगा। ये टर्चरी अल्कोहल के लिए कहानी दे रखी है बेटा। टर्चरी अल्कोहल्स देखो, अगर आप बहुत ज्यादा हार्ड कंडीशंस लोगे तो टर्चरी अल्कोहल्स में बेटा कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। ये रिएक्शन किसी मतलब की नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बॉन्ड ब्रेक होने से हमें टुकड़े मिलते हैं, छोटे छोटे टुकड़े मिलते हैं कीटोन्स के, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। तो वो रिएक्शन किसी मतलब का नहीं रह जाता, क्योंकि उसमें हम प्रोडक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बेटा। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो वो रिएक्शन किसी काम की नहीं रह जाती है। ओके, तो ये आप ध्यान रखें, टर्चरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन नहीं होता, आप इस चीज को भूल जाएं। कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होके कुछ छोटे मोटे टुकड़े बन जाते हैं प्रोडक्ट्स के, तो वो आपको ध्यान नहीं रखना है। आगे बढ़ाते हैं सर कहानी को। तो बेटा देखो यहां पर हमने अगर 3 डिग्री को, टर्चरी को हीटेड कॉपर के ऊपर से पास किया तो उसका डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उससे एल्कीन्स बनेंगे, यानी ऑक्सीडेशन तो नहीं होगा। चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे तो हीटेड कॉपर के ऊपर से पास कर लो, टर्चरी अल्कोहल्स ऑक्सीडाइज नहीं होंगे प्रॉपर। हीटेड कॉपर के ऊपर से जब आप टर्चरी अल्कोहल्स को पास करोगे तो वो बेटा एल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। और डिहाइड्रेशन हमने कराना सीख ही रखा है कि भाई एक कार्बन से OH और बराबर वाले से H हटाकर दोनों के बीच में डबल बॉन्ड दे देते हैं। तो डिहाइड्रेशन हमें ऑलरेडी कराना आता है बेटा।
आगे बढ़ते हैं तो फिनॉल की प्रॉपर्टीज की तरफ चलेंगे। अब यहां फिनॉल की प्रॉपर्टीज बेटा आप लोगों को पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है फिनॉल की प्रॉपर्टीज। और ये जो पहली प्रॉपर्टी नाइट्रेशन है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मैं इसका क्वेश्चन देख चुका हूं बेटा, तो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर स्टार। कई बार हम इसका क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं तो स्टार, और भैया 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये आपको दिखाई दे सकता है। बड़ा ही फेवरेट सा टॉपिक है और कभी भी पूछ लेते हैं, असर्शन रीजन में पूछ लेते हैं, सीधा क्वेश्चन प्रोडक्ट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेते हैं, तो बहुत सारे तरीकों से पूछा जा सकता है। ओके चलो चेक करते बेटा क्या है। तो इस रिएक्शन पे बाद में आऊंगा, पहले आपको थोड़ी कहानी सुनाता हूं। जो फिनॉल है ना बेटा, फिनॉल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और लोन पेयर बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। तो ये रेजोनेंस इधर, ये इधर, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इधर, फिर अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर, तो नेगेटिव चार्ज यहां पहले भी कर चुके हैं इस काम को। अगले स्टेप में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये बॉन्ड इधर बेटा, नेगेटिव चार्ज यहां। तो क्या कहना चाहता हूं, फिनॉल में रेजोनेंस की वजह से, पहले भी हो चुका है ये काम, फिनॉल में बेटा रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर क्या आता है, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर बेटा नेगेटिव चार्ज आता है। ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा ड्यू टू रेजोनेंस। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जब हम इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे, जब हम एक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कराएंगे तो वो इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैच होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा बेटा ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर, यानी हमें ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे बेटा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक ऑर्थो प्रोडक्ट मिलेगा और पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, क्या समझे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, ऑर्थो पे और पैरा पे आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ये काम पहले भी हो चुका है, पिछले चैप्टर में भी हो चुका है। जो चीज यहां ध्यान रखनी है आपको वो सुनो। तो ये तो पुरानी कहानी है। यहां पर बेटा आपको ध्यान क्या रखना है कि जो फिनॉल होता है ना, उसकी रिएक्टिविटी हेलोएरिन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो OH है बेटा उसका प्लस M हेलाइड्स के प्लस M के कंपैरिजन में कैसा होता है, ज्यादा होता है। खैर वो बातें 11th की, उन्हें छोड़ो। आप एक सीधा पॉइंट याद रखो, फिनॉल इज मोर रिएक्टिव, more reactive towards electrophilic substitution, electrophilic substitution, towards electrophilic substitution as compared to haloarenes, as compared to haloarenes, to haloarenes। ठीक है, ठीक है, हेलोएरिन्स के कंपैरिजन में फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या समझे, आसान है, ये पॉइंट सीधा याद रखना। ठीक, तो अब इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए हम फिनॉल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कराएंगे, वही कराएंगे जो पिछले चैप्टर में कराए, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, वही सब कराएंगे बेटा। तो सबसे पहले हम फिनॉल का करा रहे हैं नाइट्रेशन। तो डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3 और डाइल्यूट H2SO4 से, डाइल्यूट याद रखना, डाइल्यूट, क्योंकि कंसंट्रेटेड ले लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सारे जगह पर NO2 आ जाएगा, पिक्रिक एसिड बनेगा। अभी मैं रिएक्शन लिख दूंगा, बट डाइल्यूट लेना है आपको बेटा। तो डाइल्यूट HNO3 के साथ नाइट्रेशन कराने पर आपको ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे।
अब ये जो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स हैं बेटा, इनको हम सेपरेट करते हैं, इनको हम सेपरेट करते हैं यूजिंग डिस्टिलेशन, यूजिंग डिस्टिलेशन। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट्स में बेटा डिफरेंस होता है। बहुत ध्यान से सुनना, ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं इसे हटा रहा हूं यहां से। क्वेश्चन जो आया है पिछले कुछ सालों में एक दो बार मैंने देखा बेटा, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को कैसे सेपरेट करेंगे, वो क्वेश्चन आ रखा है। तो जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है आपका, ऑर्थो पोजीशन पे NO2, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फिनॉल, इसका बेटा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, पहले तो बात बता रहा हूं क्या कहानी है, फिर उसका रीजन बताऊंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल। पहली बात तो ये हो गई बेटा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल से कैसा होता है, कम होता है। अब सुनो इसका रीजन। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है बेटा, इसमें होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में होती है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसके अंदर? पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर। ठीक है, तो ऑर्थो में इंट्रामॉलिक्यूलर विद इन सेम मॉलिक्यूल। देखो ऑर्थो की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो सेम ही मॉलिक्यूल में हो जाएगी, इससे बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा कोई असर नहीं पड़ता है, सेम मॉलिक्यूल में हो जाएगी, विद इन सेम मॉलिक्यूल, विद इन सेम मॉलिक्यूल, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट पर बेटा कोई असर नहीं पड़ेगा। जबकि पैरा वाले में ऐसा नहीं होगा बेटा, पैरा वाले में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, वो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी, और इसे आप इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो, जो कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाती है। भाई बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स को अलग करना, तो बॉन्ड अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा होगा तब ना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इन दोनों को दूर करना मुश्किल होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बेटा इंटरमॉलिक्यूलर से, इंट्रामॉलिक्यूलर का बॉइलिंग पॉइंट पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा बोर्ड एग्जाम्स में बेटा, बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। 2026 पेपर आउट करे दे रहा हूं, फिर मत कहना बताया नहीं था सर, फिर मत कहना बताया नहीं था, ये दिखाई दे दिया भैया, 100% इसके ऊपर मैंने लिख दिया, ये आपको बेटा क्वेश्चन दिखाई देना है। ठीक है, करके आ जाओगे ना, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आएगा, किसका ज्यादा किसका कम, ऐसे करके, या कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो सेपरेट कैसे करोगे बेटा? डिस्टिलेशन से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या सिंपली खाली वर्ड एक डिस्टिलेशन याद रख सकते हो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको सेपरेट किया जाता है। ओके, आगे चलते हैं। अगर बेटा ये रिएक्शन आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ करा दिया होता तो फिनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, फिनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से बेटा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ आपको सारी पोजीशंस पर NO2 मिलता, सारी पोजीशंस पर NO2 मिलता, जिसकी वजह से आपको पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल एज ए प्रोडक्ट फॉर्म होता। ठीक है, आसान है, ध्यान रखना है। डाइल्यूट के साथ ऑर्थो नाइट्रो प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सारी जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस हाई रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल। ओके, इसके अलावा बेटा हम हैलोजिनेशन करा सकते हैं। तो अगर आप कम पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट लेते हो, लेस पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट्स लेते हो बेटा, लो पोलैरिटी वाले जैसे CS2 आप ले सकते हो, CCl4 ले सकते हो। अगर हम लो पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट लेते हैं बेटा तो उस केस में हमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हमने फिनॉल का
ज्यादा पोलैरिटी जैसे वाटर, वाटर के साथ मिलाकर ब्रोमिनेशन कर दिया, ब्रोमीन वाटर डाल दिया, तो बेटा आपको सारी पोजीशंस पर ब्रोमीन दिखेगा, सारी पोजीशंस पर आपको ब्रोमीन दिखेगा लाइक दिस OH। तो ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट्स मिलेंगे, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट्स मिलेंगे अगर हम बेटा क्या करा रहे हैं, अगर हम पोलर सॉल्वेंट्स, हाई पोलैरिटी वाले सॉल्वेंट जैसे कि वाटर है लेकर रिएक्शन करा रहे हैं। तो ओके, याद रखना है हम लोग ये आपको दे रखा है बेटा, ट्राई ब्रोमोफिनोल बनेगा। इसके बाद कुछ नेम रिएक्शंस हैं, ये नेम रिएक्शंस आपको याद रखने होंगे बेटा, और इनके जो बीच वाले स्टेप्स हैं उन्हें आप मिस कर सकते हो। कैसे याद रखोगे? इस कोलबेज रिएक्शन नाम से याद रखना, नाम से याद रखना, स्टार बनने 3 2026 नेम वाले रिएक्शन आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, क्लियर रहेगी बात? कैसे याद करोगे? तो ऐसे 1 लिखो और फिर उसके बाद लिखो बेटा 2 CO2 और उसके बाद लिखो बेटा 3H+, और इस स्टेप को गायब करो, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ सैलिसिलिक एसिड। दिस इज कोलबेज रिएक्शन। फिनॉल का रिएक्शन अगर हम इन 3 स्टेप्स में कराएं तो हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। मैं इसके मैकेनिज्म की तरफ नहीं जा रहा हूं बेटा जानबूझकर, बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शंस, और बोर्ड में नहीं मैकेनिज्म पूछा जाएगा यार, भरोसा रखो मेरा। ठीक है, तो ये एक कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है बेटा, इसमें आपने CO2 इंट्रोड्यूस किया है। इसके अलावा जो CO2 है वो एक वीक इलेक्ट्रोफाइल होती है, कोई मतलब नहीं है रिएक्शन से, सिर्फ ये रिएक्शन सीधी सीधी याद रखनी है। इसके बाद जो रिएक्शन आ रही है वो भैया बहुत फेवरेट रिएक्शन है एग्जामिनर की, बहुत फेवरेट रिएक्शन है बेटा एग्जामिनर की, ये वाली भी। कैसे सर ये वाली क्यों फेवरेट है? बहुत बार पूछ चुका है यार, इसको बहुत बार पूछ चुका है। तो इसमें भी फिनॉल की रिएक्शन जब आप क्लोरोफॉर्म से बेटा कराते हो, NaOH H+ के प्रेजेंस में, डायरेक्ट लिखी हुई है ऐसी याद करना, तो आपको ऑर्थोसैलिसिल्डिहाइड और पैरासैलिसिल्डिहाइड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसमें बेटा ये वाला प्रोडक्ट मेजर होता है, ऑर्थो वाला, अब तक पैरा वाले मेजर निकल रहे थे, और ये वाला बेटा माइनर होता है। सर ये मेजर क्यों है? क्योंकि ये बेटा मोर स्टेबल है। सर ये स्टेबल क्यों है? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है ऐसे करके, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा ये ज्यादा स्टेबल है, और मोर स्टेबल होने की वजह से ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये लिखा है ऑर्थो प्रोडक्ट विल बी मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स को बेटा हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करोगे तो फिर से इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा और बेटा इसका मोर बॉइलिंग पॉइंट होगा। रीजन सेम है, जो पिछला नाइट्रेशन का रीजन था वही रीजन है, याद रख सकते हैं। इसके बाद आगे चलती है कहानी, और जिंक डस्ट के साथ एक सिंपल रिएक्शन हमारे पास है। फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ हीट करोगे, रिडक्शन हो जाएगा, ये ZNO बाहर हो जाएगी बेटा, और आपको बेंजीन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेंजीन मिलेगा। सिंपल रिडक्शन रिएक्शन है ये हमारे सामने। इसके बाद ऑक्सीडेशन हम फिनॉल का करा सकते हैं। सोडियम डाइक्रोमेट अगर हम लोग लेते हैं बेटा Na2Cr2O7H2SO4 के साथ, तो बेंजोक्यूनोन मिलता है एज ए ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट। सीधा याद रखना है, कोई इसका मैकेनिज्म बेटा हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, एज सच आपको ये सीधा सीधा रिएक्शन याद रखना होगा। ठीक है, आगे हम ईथर की तरफ चलेंगे बेटा, ये हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट है। तो ईथर की बात करूं तो सबसे पहले प्रिपरेशन के 2 मेथड हैं ईथर के। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी है एक HX के साथ रिएक्शन, और फिर एनिसोल के वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस हैं जो कि कॉमन चलते आ रहे हैं पिछले टाइम से। ओके, आ जाओ प्रिपरेशन करते हैं। तो बेटा पहला मेथड है डिहाइड्रेशन, इसका मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, और दूसरा मेथड है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल है, इससे बेटा हम सिर्फ
सिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं। मैं कल की क्लास में बता चुका हूं, सिमेट्रिकल ईथर वो होते हैं जिनमें दोनों साइड सेम एल्काइल ग्रुप्स ऑक्सीजन के जुड़े होते हैं। जबकि विलियमसन सिंथेसिस की हेल्प से आप अनसिमेट्रिकल ईथर्स बना सकते हो बेटा, ऐसे ईथर जिनमें ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स जुड़े हों, आर आर डैश। इसके बाद जो हम डिहाइड्रेशन की बात करते हैं बेटा, तो इसमें भी ये भी याद रखना है कि ओनली प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स हम ऐड कर सकते हैं अपने बोर्ड लेवल के सिलेबस तक। ओनली प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स, ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं आर और आर, ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं बस। यहां पर मैं टर्शरी या सेकेंडरी 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री ग्रुप इंट्रोड्यूस कर सकता हूं, इधर नहीं कर सकता बेटा, प्राइमरी ही करेंगे। ठीक है, तो कैसे ये रिएक्शंस होते हैं इनके बारे में बातचीत कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला हमारे पास है बेटा डिहाइड्रेशन। तो देखो ये अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने क्लास में मेंशन किया, टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है बेटे। अगर आपने टेम्परेचर 443 केल्विन या उससे ऊपर का रखा तो आपको एल्कीन डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट से मिलेगा। इसका मैकेनिज्म मैं अभी इसी क्लास में स्टार्टिंग में बता चुका हूं, पहली रिएक्शन ही आज हमने ये डिस्कस करी थी। अगर बेटा आपने 443 केल्विन से कम टेम्परेचर, 413 से कम टेम्परेचर पर हीटिंग करी तो ईथर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ये दोनों रिएक्शंस के एग्जांपल दे रखे। अब ये होगा कैसे वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो विलियमसन सिंथेसिस है, मैं इसका मैकेनिज्म बेटा यहां पर डिस्कस कर लेता हूं। तो कैसे ये होगा ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि आखिर कैसे हम इस रिएक्शन को समझ सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला जो स्टेप है, पहले तो रिएक्शन से मिलवाता हूं बेटा, रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन है, अगर मेरे पास एक अल्कोहल है और उस अल्कोहल को मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स लेने हैं, H2SO4 ले सकते हो, H3PO4 ले सकते हो बेटा, 413 केल्विन या उससे कम टेम्परेचर पर हीट करता हूं तो मुझे सिमेट्रिकल ईथर्स मिलेंगे एज मेजर प्रोडक्ट्स। अब सवाल है कि ये रिएक्शन कैसे हुआ। देखो रिएक्टेंट सेम है बेटा, अल्कोहल है और एसिड है, सिर्फ टेम्परेचर बदला है। तो मैंने मेंशन किया था वहां पे, हाई टेम्परेचर सिग्मा बॉन्ड को तोड़कर पाई बॉन्ड बनवा लेता है, लेकिन अगर टेम्परेचर कम होगा बेटा तो वो सिग्मा बॉन्ड आप ब्रेक नहीं कर पाओगे और उस केस में ईथर बनेगा। कैसे, चलो डिस्कस करते हैं। तो बेटा रिएक्शन की पहली स्टेप सेम होती है। जो आपका अल्कोहल है वो अपना लोन पेयर डोनेट करेगा H+ को, और बेटा यहां पर CH3CH2 ऑक्सीजन पर इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर प्रोटोनेशन हो गया, ये काम सेम हुआ है बेटा। इसके बाद दूसरे स्टेप में सर क्या होगा, जो आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल है वो बेटा H+ अपने पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए कार्बोकेटायन बनाएगा। इस तरीके से ये वाटर यहां पर बाहर हो जाएगा बेटा। अब यहां पिछली बार ये हुआ था कि ये जो कार्बोकेटायन था बेटा, इसने खुद को कैसे स्टेबल किया था, यहां से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेकर इसने एल्कीन बना लिया था। बट अब ये नहीं कर सकता है ऐसा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सिग्मा बॉन्ड तोड़कर पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड तोड़कर एक वीक बॉन्ड नहीं बना सकता। तो क्या करेगा सर, तो बेटा ये जो कार्बोकेटायन है ये खुद को कैसे स्टेबल करेगा, ये अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। जो आपका अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल रिएक्शन मिक्सचर में पड़ा होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटायन को डोनेट करेगा बेटा, और इस तरीके से यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। और बेटा इस तरीके से यहां पर CH3CH2 ऑक्सीजन, देखो ये हाइड्रोजन है, CH2CH3, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो फिर से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, और ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचकर फाइनली ईथर बना लेगा बेटा। फाइनली क्या बना लेगा, ईथर बना लेगा और H+ बाहर हो जाएगा। तो यहां चेंज क्या आया,
यहां कार्बोकेटायन जो था वो सिग्मा बॉन्ड तोड़कर खुद को स्टेबल नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ लेस एनर्जी अवेलेबल एज हीट एनर्जी। टेम्परेचर उतना है ही नहीं बेटा, तो टेम्परेचर नहीं है तो फिर उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको फिर ईथर एज ए मेजर प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। बात समझ में आती है? सो दिस इज द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। बेटा दोनों मैकेनिज्म आपको याद रखने हैं, एल्कीन बनाने वाला भी मैकेनिज्म, एल्कीन बनाने वाला भी और ईथर बनाने वाला भी, दोनों बेटा 100% गारंटी में जाएंगे। दोनों में से एक, देखो मैं भगवान का भैया तो नहीं हूं जो मुझे पता हो कि इन दोनों में से कौन आएगा, बट एग्जामिनर इन दोनों में से एक जरूर देगा, ये मुझे पता है। ये मुझे पता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से तो आप इन दोनों मैकेनिज्म्स को बहुत अच्छे, इनफैक्ट जो तीसरा वाला था, जो सबसे पहला मैकेनिज्म था, इन तीनों को रट के ले जाना एकदम बढ़िया से, है ना, रट जाए तो बढ़िया, नहीं तो हाथ पे लिख ले जाना। अब मजाक कर रहा हूं, ठीक है, रट के जाना बढ़िया तरीके से, समझ के स्टेप वाइज, और फटाक से जब आए एग्जाम में लिख के आना और मुझे बोलना थैंक यू, मैं कहूंगा बेटा ये तो मेरा काम है। तो ये आपके पास पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, आप देख पा रहे हैं। इसमें ईथर सिमेट्रिकल बनते हैं बेटा, इसमें ईथर क्या बनते हैं, सिमेट्रिकल ईथर बनते हैं, ओनली सिमेट्रिकल ईथर से यहां पर फॉर्म हो सकते हैं। आगे बढ़िए सर, आगे बढ़िए, तो देखो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा विलियमसन सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस SN2 अटैक होता है बेटा, तो इसका भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिएक्शन के मैकेनिज्म को। हालांकि ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, ये रिएक्शन एज सच इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपके पास ये समझे बेटा सॉरी, कि रिएक्शन क्या है, तो एल्काइल हैलाइड है और सोडियम एल्कोक्साइड है बेटा मेरे पास, इनके रिएक्शन से ईथर बनता है। तो थोड़ा आसान करके दिखाता हूं, ये आपके पास एल्काइल हैलाइड है, मान लो CH3Cl, और इसकी रिएक्शन मैं कराता हूं Na+O- CH2CH3 से सोडियम इथॉक्साइड के साथ। देख लो, सोडियम इथॉक्साइड के साथ ये रिएक्शन कराता हूं। तो बेटा ये NaCl आप अलग कर दो और इन दोनों को जोड़ के लिख दो, ये बन जाएगा तुम्हारा ईथर। अब ये जो विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें देख लो अनसिमेट्रिकल ईथर बन सकते हैं। ये बेटा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू होता है, और जो आपका एल्कोक्साइड आयन है वो हैलाइड पर SN2 अटैक करता है, ब्रोमीन एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाता है सर जी, और बन जाता है ईथर। ठीक है, SN2 अटैक होता है। अब बताओ SN2 अटैक अच्छा कब होगा, जब ये हैलाइड बेटा कैसी होगी, 1 डिग्री की। याद रखना, बस यही ट्विस्ट है, हैलाइड 1 डिग्री का होना चाहिए। अगर आपने 3 डिग्री का हैलाइड ले लिया तो SN2 अटैक नहीं हो पाएगा बेटा, उस केस में फिर एलिमिनेशन होगी, एलिमिनेशन से एल्कीन्स एज मेजर प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएंगे। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि विलियमसन सिंथेसिस से अगर ईथर बना रहा हूं तो एल्काइल हैलाइड मस्ट बी 1 डिग्री, एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन इन्वॉल्व्स SN2 अटैक बेटा, SN2 अटैक होता है। अगर ये हैलाइड 3 डिग्री का होगा तो फिर उस केस में आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगी, एलिमिनेशन से ZF प्रोडक्ट जो बनाए थे वैसे ही काम हो जाएगा फिर। ओके, ध्यान रहेगा। तो नेक्स्ट अगला जो हमारे पास है, बिल्कुल अगर हमने देखो ये हैलाइड टर्शरी ले लिया बेटा, तो आपको टर्शरी हैलाइड के केस में एलिमिनेशन HBr ये बाहर हो जाएगा और एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि बेटा ये बेस है। और मैंने एलिमिनेशन में बताया था, जब हम किसी बेस के साथ एल्काइल हैलाइड्स को हीट करते हैं तो क्या होता है, एलिमिनेशन, पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। तो ये बेस भी है, न्यूक्लियोफाइल और बेस भी है ये। तो जब आप टर्शरी हैलाइड लोगे तो ये बेस की तरह काम करेगा, प्रोटॉन निकालेगा वहां से, और जब आप प्राइमरी एल्काइल हैलाइड लोगे तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, सब्स्टिट्यूशन कराएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं बेटा। तो ये हमारे पास कुछ और रिएक्शंस दे रखे हैं विलियमसन सिंथेसिस के लिए। फिनॉल को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं ईथर में इस मेथड से। फिनॉक्साइड बना लो और फिर एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा लो, ये NaX बाहर हो जाएगा बेटा और आपको मिल जाएगा ईथर। आसान है। इसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखो, अब यहां पर ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। हम बेटा ईथर की मैं एक बार देख लेता हूं, फिर इसके ठीक है ओके। तो बेटा अब यहां पर हम ईथर की एक केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। वो इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टी है। तो आप लोग हेडिंग बनाइए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर और ये रिएक्शन लिख दीजिए 110%। अकेली ऐसी रिएक्शन है जो बेटा आएगी 2026 के बोर्ड एग्जाम्स पे। ठीक है, तो किन किन रिएक्शंस पर अब तक मैंने 100% लिखा है? एक तो मैंने लिखा बेटा रीमर पे, कोलबे पे, वो तो नेम रिएक्शन है, चलो उनको हटाओ। एक तो मैकेनिज्म्स पे लिखा है, तीनों मैकेनिज्म्स इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। और ईथर की ये जो रिएक्शन है ये तो बड़ी फेवरेट है, बड़ी फेवरेट रिएक्शन है बेटा। तो 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में आप लोग तैयार रहेंगे इस रिएक्शन के साथ बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर में रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX, HX के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे HCl, HBr, HI के साथ। और जब ईथर की बेटा आप रिएक्शन कराते हो HX के साथ, तो देखो ऑक्सीजन है और ये H प्लस X माइनस में कन्वर्ट होगा। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस हाइड्रोजन को देगा बेटा और बना लेगा CH3OH, और ये CH3 ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इस X से जुड़ के बेटा बनाएगा CH3X। यानी दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, एक एल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड, एक एल्कोहल और एक एल्काइल हैलाइड। इस रिएक्शन में बस अब आपको इतना ध्यान रखना है बेटा, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कब हैलाइड बनाऊंगा, कब एल्कोहल, कौन सी हैलाइड कौन सा एल्कोहल। अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैं एकदम प्रिसाइज तरीके से बेटा इसे एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपका अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर है बेटा, तो अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए, अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए, एक सेकेंड चाय आ गई है, विकास भाई को थैंक यू कह देंगे भाई। अनसिमेट्रिकल ईथर के लिए बेटा अगर दोनों साइड प्राइमरी ग्रुप्स हैं, दोनों साइड कैसे ग्रुप्स हैं? प्राइमरी ग्रुप्स हैं लाइक दिस, दोनों साइड प्राइमरी ग्रुप्स हैं लाइक दिस, तो अटैक जो होगा बेटा, ये जो रिएक्शन है ना, अगर दोनों साइड प्राइमरी ग्रुप्स हैं तो ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म से जाएगा। ठीक, जो हेलोजन है वो SN2 अटैक करेगा कार्बन के ऊपर। देखो तो एक्चुअल मैकेनिज्म बताऊं तो यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, इधर भी पॉजिटिव बेटा, इधर नेगेटिव, तो ये जो माइनस है इन दोनों में से एक पॉजिटिव पे अटैक करेगा। अगर दोनों साइड प्राइमरी हैं, बोथ ग्रुप्स आर प्राइमरी, बोथ ग्रुप्स, क्वेश्चन आएगा, आर प्राइमरी, अगर दोनों ग्रुप बेटा प्राइमरी हैं तो हैलाइड अटैक कर, मैकेनिज्म SN2 होगा और हेलोजन अटैक करेगा वहां जहां भीड़ कम होगी, यानी इस कार्बन पर। SN2 तो वहां होता है अच्छा जहां भीड़ कम होती है। तो बेटा ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ेगा और आपको जो हैलाइड मिलेगा वो हैलाइड मिलेगा CH3X। एल्कोहल जो मिलेगी वो दूसरी साइड बनेगी। ऐसा कब होगा? SN2 कब होगा? जब बेटा दोनों साइड प्राइमरी होंगे। तो जुगाड़ सुनो, जुगाड़ क्या है? अगर दोनों साइड प्राइमरी ग्रुप होंगे तो हैलोजन को लेस हिंडर्ड, हिंडर्ड बोलते हैं भीड़ भाड़, लेस हिंडर्ड, अरे भैया भीड़ ही लिख लेते हैं, लेस, चलो लेस हिंडर्ड कार्बन पर अटैच करेंगे। स्पेलिंग देख लेना बेटा हिंडर्ड की,
अब एकदम स्किप हो जाती है ना, कभी कभी स्पेलिंग्स दिमाग में घूम जाती हैं, वैसा ही हो गया मेरे साथ, हिंडर्ड। ठीक है, शायद अब देख लेना तुम, है ना, कभी कभी स्पेलिंग्स दिमाग में घूम जाती हैं। चाय पी लेता हूँ, ठीक है, चाय की मुझे ऐसा लग रहा है जरूरत है। तो बेटा अगर हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर है और दोनों तरफ प्राइमरी ग्रुप है, दोनों तरफ प्राइमरी ग्रुप है, तो क्या करोगे, हैलोजन को वहां लगाओगे जहां पर कार्बन लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड कार्बन पर बेटा अटैच करेंगे। लेकिन अगर किसी एक साइड या दोनों साइड ग्रुप सेकेंडरी या टर्चरी हुए, जैसा अगर ये केस हुआ बेटा, तो फिर रिएक्शन किस तरह से जाएगा, तो रिएक्शन बेटा जाएगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, कार्बोकेटायन जनरेट होगा। HX, ज्यादातर HI मिलेगा, HI मिलेगा तो याद रखना है ना, HX लेके चला रहा हूं मैं। अगर बेटा ऐसा हुआ किसी एक साइड या दोनों साइड आपको ग्रुप प्राइमरी सेकेंडरी या टर्चरी मिले, तो रिएक्शन SN1 के थ्रू जाएगी। तो उस केस में हैलोजन कार्बोकेटायन बनेगा और स्टेबल वाला तो इधर है, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जानते हैं हम, तो हैलोजन इस कार्बोकेटायन से अटैच होगा और इस बार हैलोजन कहां जुड़ जाएगी, जहां भीड़ ज्यादा है, उल्टा हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। तो एल्कोहल इस साइड मिलेगा कम भीड़ की तरफ और हैलोजन दूसरी साइड। तो याद ऐसे रखो बेटा कि अगर हमारा कोई एक या दोनों ग्रुप एल्काइल जो हैं वो सेकेंडरी टर्चरी हुए, तो X माइनस को वहां अटैच करेंगे, अटैच करेंगे, X माइनस की जगह I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस हो सकता है, अटैच करेंगे जहां स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। तो बेटा हम वहां अटैच करेंगे उसे जहां स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट होगा। तो इधर स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है, इधर हैलोजन लगाएंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो कर लेना अच्छे से। अब सिलेबस खत्म हो जाएगा क्योंकि हमारे पास बचा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स को देख लेंगे, 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे, और अमाइंस को 2 में बहुत इजीली, बायोमोलिक्यूल्स को 2 में। तो 3 2 5 2 7, 1 हफ्ता और लगेगा बेटा अभी, ठीक है। तो आज डेट है 3, 10 तारीख तक फ्री कर दूंगा, उसके बाद शुरू करूंगा पीवाईक्यू चैप्टर वाइज बेटा। डेली एक चैप्टर के पीवाईक्यू शुरू करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बनाएंगे, कन्वर्जन्स के लिए वीडियोस डिफरेंट तरीके की, बहुत कुछ होना है। तो जब तक पेपर नहीं होगा मैं डेली कुछ ना कुछ लेके आऊंगा बेटा। जल्दी लाइव भी जाएंगे, अभी थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, जल्दी ही लाइव भी जाएंगे बेटा। तो ये हमारे पास है HX के साथ रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए अगर रिएक्टिविटी की बात करोगे तो बेटा बॉन्ड लेंथ की वजह से, क्योंकि आयोडीन वाला बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है, तो सबसे फास्ट जो रिएक्शन करता है वो HI करेगा, फिर HBr और फिर HCl करेगा। सिंपल सी कहानी। नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास है बेटा तुम्हारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ईथर भी फिनॉल की ही तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। आप देख पा रहे हो रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर बेटा कौन सा चार्ज घूम रहा है, नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, ये घूम रहा है नेगेटिव, ये घूम रहा है नेगेटिव, ऑर्थो पैरा पोजीशंस पर। ओके, तो अब हम कराएंगे रिएक्शंस डिफरेंट, हेलोजिनेशन करा सकते हैं बेटा हम। तो ब्रोमीन के साथ हेलोजिनेशन कराओगे, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पैरा वाला बेटा मेजर होगा, यहां कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लफड़ा नहीं है, तो पैरा वाले मेजर मिलेंगे। पहले भी हो चुका है सर, ये तो नया नहीं है। और देखो आगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा सकते हो, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 के साथ आपको ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट्स मिलेंगे। पैरा वाला बेटा यहां भी मेजर प्रोडक्ट होगा। हम पहले भी करा चुके बेटा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, ठीक है, याद होगा। जैसे अगर अब मैं यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन की बात करूं, तो जो AlCl3 है बेटा वो लुईस एसिड है,
इलेक्ट्रॉन का करीब है, तो ये क्या करेगा, एल्काइल हैलाइड के साथ इंटरेक्ट करके क्लोरीन को ले उड़ेगा और Al Cl4 माइनस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। पीछे कौन बचेगा बताओ, पीछे बचेगा CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, क्या समझे, CH3 पॉजिटिव बेटा, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म हो जाएगा बेटा। ये CH3 आपका इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे लगेंगे क्योंकि रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पे चार्ज आ रहा है बेटा नेगेटिव, ठीक है। पहले भी हो चुकी हैं बातें। और देखो हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करा सकते हैं, इसने दिखाया देखो जनरेट करके इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, ये क्लोरीन चला जाएगा AlCl3 के साथ और पीछे पॉजिटिव ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा AlCl4 माइनस। अच्छा ये जो AlCl4 माइनस है बेटा, ये जहां पर तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है वहां से एक हाइड्रोजन भी बाहर होती है, उस हाइड्रोजन के साथ ये वापस AlCl3 और HCl जनरेट कर लेता है। मतलब AlCl3 इज अ कैटलिस्ट इन दिस रिएक्शन बेटा, ठीक है, आसान रहेगा। तो ये रिएक्शंस नाइट्रेशन है हमारे पास। नाइट्रेशन में हमने देखा कि भाई हम ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बेटा क्या कर सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप अटैच कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपको याद नहीं करना है, सिर्फ याद रखो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड बेटा HNO3 के साथ आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल NO2, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, HI के साथ हीटिंग है, दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा भाई। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए। बताइए क्या रहेगा। तो बेटा HI के साथ अब देखो एक साइड कौन सा ग्रुप आ गया, टर्शरी, तो रिएक्शन कैसे जाएगा, SN1 मतलब I माइनस वहां लगाएंगे जहां पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है जो कि इस साइड बनेगा, तो ये प्रोडक्ट तो बनेगा आपका एल्काइल हैलाइड वाला CH2CH3 और उस साइड का ये वाला हिस्सा बेटा एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CH2CH2OH। ओके इधर आ जाओ, देखो ये ऑक्सीजन है, यहां तो सोचना ही नहीं है आपको, ऑक्सीजन इधर लोन पेयर के साथ रेजोनेंस कर रहा है लोन पेयर की वजह से, तो ये तो डबल बॉन्ड है, इसको तो तोड़ नहीं सकता। तो यहां तो आपको SN1 SN2 भी नहीं सोचना बेटा, ये बॉन्ड हमेशा इस साइड से टूटेगा और आपको फिनॉल एक प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी तरफ आपको बेंजाइल एल्कोहल मिलेगी बेटा CH2OH के फॉर्म में, क्या समझे, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा, एक सेकेंड बेटा, हेलो तो बेटा ये प्रोडक्ट्स आपको इस तरह से बनाने आने चाहिए, क्लियर रहेगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और इन प्रोडक्ट्स के साथ ही आज का ये प्रोग्राम भी हमारा बेटा खत्म होता है। एल्कोहल्स मैंने आज फिनिश करे हैं, नेक्स्ट क्लास कल से मोस्टली अगर मैं लाइव जा पाया तो लाइव हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड्स को बेटा स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू वेरी मच, कल मिलेंगे तो कहानी को आगे लेके चलेंगे। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को।